राइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को किस तरीके से आंसर राइटिंग को करना चाहिए, कैसे आप लोगों को उत्तर लेखन का अभ्यास करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी उत्तर नहीं लिखा है ना, सिर्फ पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है उत्तर लेखन के लिए, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता है। आप लोगों को अभी अपने आंसर राइटिंग पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो पाए। तो मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आंसर आपको लिखना है, एक अच्छा आंसर क्या हो सकता है और किस तरीके से आप रेगुलर वे में अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी यूपीएससी के टॉपिक्स को सुना है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मींस का मतलब ही ये है कि आंसर राइटिंग। जिन लोगों का आंसर राइटिंग बहुत अच्छा है उनका मेंस एग्जामिनेशन अपने आप में ही तैयार है, और जिन लोगों का आंसर राइटिंग पर कमांड नहीं है वो ये बात मान लें, कहीं ना कहीं पे आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का भी कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। देखो, अल्टीमेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मैटर नहीं करता है, फाइनल लिस्ट के अंदर आप लोगों का नाम आए वो ज्यादा जरूरी है। फाइनल लिस्ट के अंदर अगर आप लोगों का नाम नहीं आ रहा है तो फिर आप लोगों का कोई फायदा नहीं है चीजों को तैयार करने का। अब थोड़ा सा इस चीज को लेकर हम लोग समझते हैं कि आंसर राइटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, मेंस इज इक्वल टू आंसर राइटिंग, है ना। आपको पता है 4 पेपर आपके जीएस के होने हैं, 1 पेपर आपका एसए का होना है, 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होने हैं। इन सारे ही पेपर्स में आपको लिखना पड़ेगा। और आंसर राइटिंग जो है वो एक आर्ट है, एक दिन में आप आंसर लिखना नहीं सीख सकते। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि एक बेहतर आंसर किसको बोलते हैं, है ना। एक बेहतर आंसर क्या होता है? ऐसा आंसर जो प्रश्न की मांग को पूरा करता हो, है ना, जो प्रश्न की मांग को पूरा करता हो। दूसरा, जो व्यवस्थित हो। अब व्यवस्थित का मतलब क्या है कि जो उसके पॉइंट्स हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखे गए हों। ये कई बार क्या होता है कि हमें किसी क्वेश्चंस के कई सारे पॉइंट्स पता होते हैं लेकिन हम लोगों ने अरेंज नहीं किया होता है। एग्जामिनर कई बार शुरू के 2 या 3 पॉइंट ही पढ़ता है, और वहां पे अगर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रभावी पॉइंट नहीं दिए हैं तो आपके आंसर्स में या उसके सवाल के जवाब में आपके मार्क्स आने की संभावनाएं उतनी ही कम हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज, आपको प्रश्न की मांग को समझना होगा। दूसरा, उसका व्यवस्थित आंसर लिखना होगा। तीसरा, इंट्रो और कंक्लूजन बहुत ही प्रभावी होने चाहिए। बहुत मैटर करते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा हुआ है, आपने निष्कर्ष किस तरीके से लिखा हुआ है। कई लोग निष्कर्ष की हेडिंग डालकर लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये निष्कर्ष है ना। तो ऐसी बहुत सारी बारीक चीजें हैं जो आपको आंसर राइटिंग को लेकर ध्यान में रखनी होंगी। उसके अलावा जो जैसे आप लिखते हैं तो आपको यूपीएससी की तरह जो मेंस की कॉपी होती है उस तरह की कॉपी आपको मार्केट से मिल जाती है, उसी के अंदर आपको आंसर लिखने का प्रयास करना चाहिए। नेगेटिव चीजों को लिखने से बचना चाहिए। सरकार के अगेंस्ट आपको नहीं लिखना है, महिलाओं के खिलाफ ज्यादा आपके पॉइंट्स नहीं दिखने चाहिए। इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना होगा। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हर सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग की अलग डिमांड है। जैसे पॉलिटी है ना, तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन थोड़े से इस तरह से होने चाहिए जो संविधान के मूलभूत मूल्यों को दिखाते हो, है ना। उसी तरह से इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो उनके जो आंसर होने चाहिए वो ऐसे आंसर होने चाहिए जो थोड़ा बहुत रिपोर्ट को बताएं, है ना। किसी रिपोर्ट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, है ना, आर्थिक विकास को लेकर भारत की बात करें, आर्थिक वृद्धि को लेकर बात करें, समावेशी विकास को लेकर बात करें। तो कहीं ना कहीं पे सब्जेक्ट वाइज जो आंसर है वो भी आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट के आंसर की जो डिमांड है वो थोड़ी सी अलग है ना। दूसरा ये है कि अब आपको अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने एक भी सवाल आज तक नहीं लिखा है तो उसको पहला सवाल कब लिखना चाहिए। अच्छा, एक जो आपके मन में जो द्वंद रहता है या फिर एक जो क्लैरिटी है, मिथ है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। वो ये है कि कई लोगों को के मन में रहता है कि जब तक सर मैं सब्जेक्ट पढ़ूं ना, है ना, कोई सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद मुझे आंसर राइटिंग शुरू करनी चाहिए। देखो, कोई भी सब्जेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, इस चीज को आप समझ लो। अगर आपने 2-4 क्लासेस भी कर ली हैं उस सब्जेक्ट की, थोड़ा बहुत भी आपने एनसीईआरटी भी खुद से पढ़ लिया है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको तुरंत जो है आंसर राइटिंग को स्टार्ट करना चाहिए। आप इस चीज को लेकर वेट नहीं कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट पूरा हो उसके बाद जाकर मैं इसका पहला आंसर लिखना शुरू करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे होने का वेट करेंगे तब आपका बहुत सारा समय चला जाएगा और आप आंसर राइटिंग को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 महीने चाहिए आप लोगों को अपने आंसर्स को इंप्रूव करने के लिए, है ना। 8 महीने तो मिनिमम आंसर राइटिंग होनी ही चाहिए मेंस एग्जामिनेशन से पहले। तब जाके आप कह सकते हो कि आप मेंस में कम से कम एलिजिबल हो पाओगे कि हाँ आपको आंसर लिखना आता है।
अगर आप लोगों ने कंसिस्टेंट तरीके से 7-8 महीने जो है प्रैक्टिस नहीं किया है, तब आप मेंस के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं। इस चीज को समझना होगा। अब बात हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने मिथ क्लियर कर दिया कि आंसर राइटिंग पहले दिन से शुरू होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम सब्जेक्ट को कंप्लीट करें उसके बाद आंसर राइटिंग करें। दूसरा एक सवाल ये भी रहता है कि सर अगर मैंने पहला आंसर आज तक नहीं लिखा है तो मुझे कैसे लिखना चाहिए। देखिए, अभी आपको शुरू में टाइम को लेकर काम नहीं करना है कि भाई मुझे टाइम में ही आंसर को लिखना है, फिर तो आप कभी आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। दूसरा, आपको वर्ड लिमिट को लेकर भी नहीं सोचना है कि मुझे वर्ड लिमिट के रहकर ही आंसर लिखना है। शुरू में तो सिर्फ आपका यह प्रयास होना चाहिए कि आप आंसर को लिख पाएं, ताकि आपका सिर्फ हाथ चलना शुरू हो आंसर को लेकर। मान लीजिए कोई भी सिंपल सा सवाल है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आप उसको देखकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको एक बार आप उस टॉपिक को पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप आंसर लिख रहे हैं, लिखने के टाइम पे अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, आप नहीं पॉइंट्स लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के लिख लें। अगर आपको और दिक्कत आ रही है, 3 से 4 बार रिवाइज करें, 5 बार रिवाइज करें, फिर उसको बंद करके कॉपी को लिखना शुरू करें। मेरा सबसे पहला प्रयास ये है कि आप लोग आंसर को लिखना शुरू करें। ये नहीं है कि आंसर को लिखने के लिए ही आपको बहुत लंबा समय लग जा रहा है, ऐसे मत करिए। जैसा भी है, मतलब अच्छा बुरा वो बाद में हो जाएगा। पहला आंसर किसी का भी अच्छा नहीं होता है, पहला आंसर वर्स्ट आंसर होता है, बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने उस आंसर को लिखा है। जैसे जैसे आप आंसर लिखते चले जाओगे, आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से आपके उत्तर लेखन की जो शैली है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आपको खुद को भी समझ में नहीं आएगा कि आज से 6 महीने पहले मैं कैसा आंसर लिख रहा था, अब 6 महीने के बाद मेरे आंसर राइटिंग में कितना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है ना। तो आपको रेगुलर तरीके से आंसर राइटिंग को लेकर काम करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को लेकर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिंगल एक सब्जेक्ट पर फोकस ना करके आप मल्टीपल सब्जेक्ट पर एक साथ आंसर राइटिंग कर सकें, तो डिलाइट आईएएस पर आंसर राइटिंग को लेकर कोर्स चल रहा है। मैंने आप लोगों को बताया 3 आंसर्स मंडे को, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपको दिए जाते हैं, और इन तीनों आंसर का डिस्कशन जो है वो सैटरडे की क्लास के अंदर होता है। तीनों एक क्लास की जो वीडियो है वो भी यूट्यूब पर रखी हुई है। पहला सेशन आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने 3 आंसर्स को देखा। बेसिक आंसर राइटिंग को लेकर जो चीजें हैं उन सबको हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। तो आप उसके माध्यम से आइडिया लगा सकते हैं कितना ज्यादा आपका आंसर इंप्रूव होता है। आप सब बच्चे जो हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अपना आंसर पीडीएफ के फॉर्म में मुझे भेजते हैं। पर्सनली मैं उस ग्रुप का आंसर खुद इवेल्युएट करता हूं, मार्क्स बच्चों को अलॉट करता हूं। एक हेल्दी कंपटीशन जो है क्रिएट होता है कि बाकी सबकी तुलना में मेरा आंसर कहां पर है, बाकी सबकी तुलना में मैं क्या गलती कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरा इंट्रो कितना अच्छा है कितना बुरा है। और अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं कंपैरेटिवली बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में, तब आपको जाकर एक कॉन्फिडेंस आपके मन में क्रिएट होता है कि मेरा आंसर काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो उस बैच को मत गवाइए। अभी उसको 1 हफ्ता ही हुआ है, 1 वीक ही हुआ है। आप अभी भी उस बैच के अंदर जुड़ सकते हैं। अंतिम प्रहार को लेकर मैंने चीजें अभी रोक दी हैं, लेकिन आंसर राइटिंग बैच जो है अभी तक खुला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि अगले साल के लिए, चाहे 2026 में आपको एग्जाम देना है, 2027 में देना है, इससे बेहतर बैच आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग को लेकर नहीं हो सकता। अगर आप लोग आंसर राइटिंग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके इस बैच में खुद को एनरोल करवा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।